बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। फासलों से तय नहीं होती मंजिलों की दूरी, अक्सर फैसले तय करते हैं कि मंजिल कितनी पास है। लगभग 1 साल पहले हमने और आपने भी एक फैसला लिया था सच के साथ चलने का, सच की बात कहने का और हर मंगलवार और गुरुवार को मिलने का और गर्व से कहने का कि हम सच के साथ हैं। तो एक बार फिर से इसी रवायत को अपनाते हैं, दोहराते हैं और बताते हैं कि सच के साथ सच से जुड़ी हुई बातें हम आपसे कहने चले आए हैं। सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय गोकुल मिशन। योजनाएं तो लगभग 10 साल से चली रही हैं, लेकिन कुछ रिवाइज हुई हैं, संशोधित हुई हैं। अब इन योजनाओं में जो बदलाव हुए हैं वो आपके जीवन में कितना बदलाव लाएंगे, यही आज जानने की कोशिश है, समझने का प्रयास है। हमेशा की तरह इल्तिजा यही है कि 50 से 55 मिनट मेरे लिए रिजर्व रखिए, क्योंकि ये 50 से 55 मिनट आपकी लिए बहुत जरूरी हैं, आपकी जेब के लिए बहुत जरूरी हैं, आपके विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। और आपको यह आज समझना चाहिए कि इन योजनाओं के संशोधन से आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अब ये बातें तो मैं आपसे करता ही हूं, लेकिन इन बातों को विस्तार से कौन समझाएगा। एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा और फिर देश के उत्कृष्ट पैनलिस्ट इस विषय से जुड़े हुए हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आज का ये शो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो समय को जाया नहीं करते हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और लौटते हैं। तब तक के लिए याद कर लीजिए, आप सच के साथ देख रहे हैं। भारत सरकार ने कृषि और डेयरी क्षेत्र में सुधार के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को संशोधित किया है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार लाना है। संशोधित आरजीएम को 15वें वित्त आयोग 2021-22 से 2025-26 के दौरान 3,400 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी गई है। इसमें 2 नई गतिविधियां शामिल हैं। पहली गतिविधि के दौरान 15,000 बच्चियों के लिए 30 आवासीय सुविधाओं का निर्माण, जिसमें पूंजीगत लागत का 35% एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं दूसरी गतिविधि के दौरान किसानों को HGM IVF बछिया खरीदने के लिए ऋण पर 3% ब्याज अनुदान मिलेगा, जिससे अधिक पैदावार देने वाली नस्लों का प्रसार होगा। आरजीएम के प्रमुख आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 10 वर्षों में दूध उत्पादन में 63.55% की वृद्धि हुई है। 2014-15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 239.30 मिलियन टन तक पहुंचा है। वहीं 605 जिलों में 8.39 करोड़ से अधिक पशुओं को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान की गई हैं, जिससे 5.21 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी के साथ सरकार ने एनपीडीडी के लिए 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2,790 करोड़ के बजट के साथ संशोधन किया है। ये योजना डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर केंद्रित है, जिससे डेयरी क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और उत्पादकता सुनिश्चित हो सकेगी। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार डेयरी क्षेत्र में सुधार और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि एनपीडीडी और आरजीएम के जरिए भारत में डेयरी क्षेत्र के आधुनिकीकरण ने किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दिशा में और कौन से प्रयास किए जाने बाकी हैं। तो आज सच के साथ में कौन कौन मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका कराता हूं चर्चा की शुरुआत से पहले। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कृष्ण मुरारी लाल पाठक, फॉर्मर वाइस चांसलर, दुआसू, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मेरे साथ केशव कुमार शर्मा जुड़ रहे हैं, पशु चिकित्सक हैं
और आज हमारे कार्यक्रम का हिस्सा है। सर स्वागत है आपका। मेरे साथ दया किशन जी जुड़ रहे हैं, डेयरी फार्मर हैं, बताएंगे कि इन योजनाओं से क्या फायदा होने जा रहा है उनको। सर स्वागत है आपका। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमन कुमार चौधरी जुड़ रहे हैं, अक्सर मेरे शो में आते हैं, मेरे पुराने साथी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत सुमन आपका। तो सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी आप ही से करना चाहूंगा जी। तो डॉक्टर साहब, ये दो महत्वपूर्ण योजनाएं हम जानते हैं, समझते हैं, पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन इनमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी और इन संशोधन के बाद आप कितना बड़ा रूप इनका देख पा रहे हैं? देखिए, ये जो दो योजनाएं हैं, इनका मुख्य उद्देश्य, दोनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो देश के पशुपालक हैं उनकी किस तरह से आमदनी बढ़ाई जाए। और पशुपालक की आमदनी बढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि उनके जो पशु हैं वो स्वस्थ हैं और उनको ज़्यादा उत्पादन दें। तो जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और उस समय ये महसूस किया गया था कि जो हमारी देसी नस्ल की गाय है और बाद में इसके साथ दूसरे भी देसी गऊ पशु जोड़ दिए गए, उनका किसी तरह से विकास हो, उनका संवर्धन हो। उद्देश्य यह था कि अगर किसान के पास अच्छी नस्ल की गाय होगी, अच्छे नस्ल के पशु होंगे, तो निश्चित रूप से उसका उत्पादन ज़्यादा होगा जी। साथ ही साथ ये भी रहा कि भाई आप किसानों ने कहा कि हमको अच्छे पशु कहाँ से मिलेंगे, अच्छे नस्ल की बछिया कहाँ से मिलेगी। जब हम अच्छे नस्ल की बछिया की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसका हाईली जेनेटिकली पोटेंशियल, यानी उसको ज़्यादा दूध देने की क्षमता जेनेटिकली उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सब उद्देश्य को रखते हुए दिसंबर 14 में ये परियोजना प्रारंभ करी गई थी। 10 साल के बाद ऐसा महसूस किया गया कि ये परियोजना बहुत अच्छी तरह से चल रही है देश में, और हमारे देश के किसानों को इस परियोजना से बहुत लाभ हुआ। और उसका एक सबसे बड़ा फायदा हुआ कि आज किसान के घर पर अच्छी नस्ल की गाय उपलब्ध है। साथ ही साथ जो हमारे देश की जो विभिन्न जलवायु में, जो जलवायु के हिसाब से जो ब्रीड है, वो ब्रीड को भी संरक्षित किया गया। लेकिन साथ ही साथ ये महसूस किया गया कि इस योजना को और आगे चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे किसान लाभान्वित हो रहा था, इससे किसान को सीधा फायदा मिल रहा था। तो इसमें इसके अब क्योंकि योजना बढ़ाई जाएगी, समय बढ़ाया जाएगा, तो निश्चित रूप से एक अच्छी खासी अमाउंट जो है, अभी 19 मार्च को जो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस समय इस योजना को थोड़ा रिवाइज किया गया और इसका विस्तार किया गया। रिवाइज का मतलब उसमें कोई कट नहीं किया गया, बल्कि उसके अंदर और जोड़े किए। तो पहले ये योजना 2400 करोड़ हुआ करती थी, अब इसकी योजना का जो टोटल जो बजट कर दिया गया वो 3400 करोड़ कर दिया गया, और ये 2026 वर्ष 2026 तक रहेगी। और इसके अंदर जैसा अभी आपने प्रश्न किया और अभी फिल्म में भी हमारे किसान भाइयों ने देखा कि इसके अंदर दो चीजें जोड़ी गई। पहली जो सबसे बड़ी अच्छी इसमें बात जोड़ी गई कि 15,000 बछियों के लिए कम से कम 30 उनके आवास बनाए जाएं। तो आवास बनाने पे बहुत खर्चा होता है। अब आवास पहले की तरह नहीं बनते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से अब किसानों के दरवाजे पर, किसान का जो घर है उस पर जो पशुशाला बन रही है वो साइंटिफिकली डिज़ाइन बन रही है। उसके लिए पैसा चाहिए, किसान को पैसा चाहिए, तो उसका जो 35% खर्चा होता है वो एक मुश्त उसका जो कैपिटल जो खर्चा आएगा उसका सरकार वहन करेगी। इसका प्रावधान इस परियोजना के अंदर रखा गया। दूसरा ये था कि किसानों की, जैसा मैंने पहले कहा था, किसानों को ये थी कि हमें अच्छी नस्ल की बछिया उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये हुआ कि भाई अगर किसान कहीं से अच्छी नस्ल की अगर बछिया, आजकल IVF के माध्यम से, मैं बाद में बताऊंगा IVF का है, IVF के माध्यम से बहुत अच्छी नस्ल की बछिया मिल रही है। तो उसके लिए जो लोन की आवश्यकता होगी तो उस लोन के लिए 3% सब्सिडी। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण संशोधन है और एड ऑन चीजें इसमें की गई है जो फायदे का सौदा साबित होंगी, उम्मीद की जा रही है। केशव जी मेरे साथ हैं। तो केशव जी, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड यानी इस तरफ इशारा करता है कि बहुत सारी चीजें बेहतर हुई थी और बेहतरीन करने के लिए इस तरह के संशोधन इन योजनाओं में जरूरी थे। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है केशव जी? ये योजनाएं अपने आप में बहुत सक्षम योजनाएं रही, जिनका लाभ सीधा सीधा किसानों को मिला। और मैं किसानों से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ हूँ, पशुपालकों से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ हूँ और उन्हीं के बीच में रह के काम करता हूँ। तो मैंने देखा कि इसमें इन संशोधनों की वाकई आवश्यकता थी, जिसमें किसान को अपना कुछ बनाने के लिए तुरंत कुछ ना कुछ मिल जाए मदद। लेकिन पहले क्या था कि पहले उतनी मदद नहीं मिल पाती थी जी। आवश्यकता लगी, उन्होंने तुरंत उस आवश्यकता की पूर्ति कर दी। अब इसमें जितना भी, जैसे इसमें आपने IVF देखा, सर ने फरमाया था कि IVF का इसमें है, इसी तरीके से सर इसके अंदर एक बहुत बढ़िया चीज़ और है। इसमें जो इनको न्यूट्रिशन है उस पर ध्यान दिया गया है, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया है,
जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी पे जो कि सस्टेनेबल हो, इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जोड़ी हुई हैं जो किसान को सीधे सीधे जिन वजहों से किसान पिछड़ जाता था उन वजहों को निकाल कर और उनके उपाय डाल दिए। देसी भाषा में हम कहें कि हमारी समस्याएं तो हटा दी और उनके समाधान हमारे हाथों में थमा दिए। इन सब चीज़ों को देख के किसान का जो फीडबैक हमें मिलता है या वो किसान कहता है कि जी ये तो योजनाएं हमारे लिए एक तरीके से आईसीयू में से हमें वापस लेकर आ गई। उसके बाद में संशोधन आया, इसने हमें पूर्णतः स्वस्थ बना दिया। ऑपरेशन भी नहीं हुआ, दवाइयों से काम चल गया। हाँ। तो छोटी सी सब्सिडी सरकार के लिए बहुत छोटी सब्सिडी हो सकती है, लेकिन उन किसानों के लिए बहुत बड़ी सब्सिडी है। लेकिन सर हेल्थ वाला फैक्टर आप जो कह रहे हैं और जो आपका फोर्टे भी है असल में, तो स्वास्थ्य कितनी बड़ी जरूरत है सर इन दोनों योजनाओं के माध्यम से, जिसको दुरुस्त करने का प्रयास अब और बड़े लेवल पे होगा। देखिए कितने आपने सवाल सचमुच में इतना अच्छा सवाल पूछा है जो कि पूछा जाना चाहिए हमारे दर्शकों के लिए विशेष तौर से, क्योंकि यही उससे संबंधित है। अगर कोई एक पशु बीमार है तो उसका या स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी वैसे ही पुअर हो गई। सही बात है। जब प्रोडक्टिविटी पुअर हो गई तो यानी कम हो गई तो उसका रखना ना रखना कई बार हानि का सौदा भी हो सकता है। सही बात है। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए न्यूट्रिशनल एडवाइजेस और मैनेजमेंट एडवाइजेस और उसके साथ में उसके लिए मदद जो इसमें बहुत अच्छे इन योजनाओं में बहुत अच्छे तरीके से समावेशित कर दी गई है। और इन्हीं के समावेश की वजह से अब किसान सर फरमाते हैं अपने लेक्चर्स में, हमारे प्रोफेसर रहे हैं कि अब किसान की परिभाषा परिवर्तित हो गई है। अब किसान नहीं रहा है, पशुपालक नहीं रहा है, बल्कि वो जागरूक पशुपालक और जागरूक किसान परिवर्तित हो गया है। इन योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ ये मिला है, जिस किसान को लगता था कि मेरा जीवन यापन हो जाए इसके भरोसे, अब वो जीवन यापन ना करके उसमें विकास का भविष्य ढूंढता है। ये परिवर्तन हुआ इन योजनाओं से। ठीक है। और किसान को क्या इन योजनाओं के जरिए 2 कदम तो हम चले, लेकिन अब 4 कदम आगे चलने की तैयारी है और यही सरकार का प्रयास भी है। सर आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ दया जी भी है। तो दया जी, इन कोशिशों के माध्यम से जो 2 बड़ी चीजें मैं समझ पाया हूं वो ये है कि एक तो दूध का उत्पादन बढ़ाना है और दूसरा आय में सुधार करना है। एज अ डेयरी फार्मर आपको क्या समझ में आता है, ये दोनों चीजें फुलफिल अभी तक 10 साल में कितनी हुई और अब कितनी हो जाएंगी? आपका विश्लेषण क्या कहता था यार जी? जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसान की दशा ठीक करने के लिए, अगर हम पशुपालक की बात कर रहे हैं जैसा कि मैं हूं, तो उनकी गुणवत्ता पे ध्यान देना पड़ेगा, उनकी नस्ल पे ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, कैसे उनका रखरखाव किया जाए, कैसे गर्मी में उनका शेड ठीक किया जाए ताकि गर्मी कम लगे उनको, उनका उत्पादन उस लेवल पे बना रहे। और जो पशु की नस्ल है वो निर्धारित करती है निश्चित तौर पे, मुख्य तौर पे, कि उसकी फ्यूचर में कितनी प्रोडक्शन हो सकती है अगर आप बेस्ट उसको फीड दें और बेस्ट आप उसका मैनेजमेंट पार्ट अगर आप रखें तो निश्चित तौर पे अगर हम नस्ल पे ध्यान देंगे और उनकी फीड पे, उनकी खुराक पे, खाने पे ध्यान देंगे तो आमदनी किसान की बढ़ेगी, क्योंकि उनकी दूध की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी और किसान की दशा बढ़ेगी, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। लेकिन कौन ऐसा किसान होगा जो अपने पशुओं की खुराक पे ध्यान नहीं दे रहा होगा? क्या इन योजनाओं से वो ध्यान और फोकस हो जाएगा? निश्चित तौर पे ऐसा हुआ है, क्योंकि सही जानकारी ग्राउंड लेवल किसान तक पहुंचाने का काम जो किसान, जैसे हमारे क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, पूसा संस्थान है और पशु चिकित्सालय हैं हर गांव के में अपने, वो समय समय पे जो ट्रेनिंग्स हमें देते हैं उनमें से हमें वो जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे किसी पशु का रखरखाव किया जाए और उच्च क्वालिटी का जो दूध उनसे प्राप्त किया जाए जो आगे स्वस्थ वर्धक हो, जो दूध को ग्रहण कर रहा है। अभी तक कैसे काम कर रही थी किसान के लिहाज से? सर अभी तक जैसा सर ने बताया कि अच्छी नस्ल की बछिया हमें मिल सकेंगे। सर छोड़ दीजिए सर थोड़ी बताएंगे सारी चीजें, मुझे तो डेयरी फार्मर से समझना है। एक किसान जो पशु पाल रहा है, जो 2 योजनाओं को जानता है, मुझे उसका ग्राउंड का टेस्ट समझना है सर। बिल्कुल क्या होता है? मुझे लेक्चर नहीं सुना सर, रियलिटी समझ। 10 साल पहले की अगर मैं आपको पिक्चर बताऊं तो जो बीज रखते थे गायों में,
उनकी कोई क्वालिटी का ऑथेंटिकेशन नहीं होता था। 10 साल के अंदर अंदर हमें उच्च गुणवत्ता वाले सांडों का बीज जो है उपलब्ध हुआ है, और भैंसों में भी सेम हमें बीज उपलब्ध हुए हैं, और जिनसे हमारी नस्ल सुधार हुई है। हम दूसरी या तीसरी पीढ़ी में ही, मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा जी, वही हूँ जानना कि भी मुझे। गाय की तीसरी पीढ़ी में ही हम जो 8 से 10 लीटर तक नॉर्मल गाय दूध देती थी, और जिसका फैट की भी क्षमता कम थी, उसने 16, 18, 20, 22 लीटर तक भी पहले ब्यात में दूध दिया है। तो ये ग्राउंड 100% रिपोर्ट का इजाफा हो गया सर, 8 मोर देन लीटर से 100, 16 मोर देन 100%। मोर देन 100%। मैं 20-22 तक भी मैंने बोला है, बताइए। गया है वो, और फर्स्ट लैक्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे जो 20 के अराउंड जो गाय फर्स्ट लैक्टेशन में दूध दे रही है, तो दशा तो किसान की, और किसान की दशा सुधरेगी तो देश की दशा चलिए सर, यही सुधरेगी। उम्मीद है सरकार को भी और हमको भी और आपको भी। सुमन मेरे साथ हैं। सुमन, असल में जो डेटा अभी दया जी बता रहे थे कि मोर देन 100% खुद उन्होंने फील किया है, लेकिन जो एक डेटा अभी पब्लिक डोमेन में है वो ये बताता है कि पिछले 10 सालों में 63.55% दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है। बिल्कुल। ये आंकड़ा क्या इशारा करता है सुमन? देखिए, आंकड़े की बात करते हैं भाई, तो हम आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आंकड़े कैसे बनाए जाते हैं, और सरकार के पास जो भी आंकड़े होते हैं हम बहुत बारीकी से नहीं, ये आंकड़े वो वाले आंकड़े नहीं है ना सुमन। हाँ, ये पिछली जो सरकारों पिछली वाले आंकड़े नहीं है। इस सरकार तो बदली हुई फिजा में बदले हुए आंकड़े हैं सुमन भाई, और दया जी खुद बता रहे हैं ये तो बातें। आप कभी भी देख सकते हैं। इतना एनालिटिकल ना हुआ करे सुमन जी। कभी भी आप ग्राउंड पे जाके देख सकते हैं डेयरी में। मैं ग्राउंड, इसलिए ग्राउंड की मैं बात कर देता हूँ कि ग्राउंड मैं भी पशुपालक मैं वाले घर जानता से ही हूँ, हूँ, इसीलिए पिन चुभ हुई इसलिए है। इसलिए मुझे अभी जो आपने बात कही ना, जो मैंने बोला है कि उसकी नानी हमारे पास गाय है, और उसकी बच्चिया की बच्चियां हमारे पास काफी उत्पादन बढ़ोतरी क्षमता हुई है। है, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ, बिल्कुल इसको इससे इनकार नहीं कर सकते कि आप वर्ल्ड में जो है बहुत बेहतर तरीके से भारत उभर के सामने आ गया। घनश्याम भाई, सबसे बड़ी परेशानी क्या है? केंद्र सरकार से पैसा जा रहा है, बजट जा रहा है। काउ शेड की बात सर ने बात कही है, मैं बिहार की चर्चा इसलिए कई स्टोरी हमने की है। वहाँ मंत्री जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और निचले ऑफिसर और मुखिया जी मिलके ऐसे ऐसे शेड बना दिया जिनके घर में गाय नहीं है। अच्छा, ग्राउंड पे आप जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है भाई। हमने तो बहुत स्टोरी करी है, और जिस गाय की और किसानों की बात करते हैं, दुर्भाग्य यह है कि उनको ट्रेनिंग देने के लिए, मतलब मैं इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था घनश्याम भाई कि मेरे पास ऐसी कई सारी स्टोरीज, 3.5 करोड़ की बिल्डिंग बना दी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो प्रॉपर्टी है, मेरे ही गांव की है। मैं गया और मैंने देखा कि बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग, 18-20 कमरे बनाए गए, वहां एक भी डॉक्टर नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटी है सर, क्योंकि दिल्ली और आसपास के हिस्से में तो यहाँ बहुत सारे काम किए गए, लेकिन आप बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, देश को नहीं समझ सकते ना सुमन भाई। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। बिहार सहित कई सारे प्रदेश हैं, वहां अभी भी डॉक्टर्स की इतनी भारी कमी है। जिन किसानों के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, इतने सारे बजट दिए जा रहे हैं, इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं, आखिर ग्राउंड रियलिटी पे इंप्लीमेंट कौन करेगा? उस किसानों को समझाएगा कौन? ये तो ढिंचाव कला दिल्ली में है, इसलिए ये इनके पास ये सारी फैसिलिटी है। आप किसी उत्तर प्रदेश के यहाँ से सिर्फ 100-200 किलोमीटर की दूरी पे चले जाइए। मैं गया था अभी मुजफ्फरनगर। ये आंकड़ा जो पब्लिक डोमेन में, वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर का है? नहीं, आंकड़े में दूध में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वहां जो किसान कर रहा है वो खुद पे कर रहा है। दूध में काफी सरकार जो सहूलियत मिलनी चाहिए, चिप लगाने के लिए आपके पास पहुंच जाएंगे, जांच करने के लिए आपके पास पहुंच जाएंगे। जो न्यूट्रिशन की बात इन्होंने कही, किसी किसान से जाके, क्योंकि मेरे घर में है, मुझे पता है, मेरे भाई को जो जानकारी है वही जाके वो लेके आएगा। सुधा डेयरी का कुछ हो तो वो उठा के लाके, भैया उसे ये नहीं पता कि 5 किलो दे, 3 किलो दे या 4 किलो दे। वो ट्रेनिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं है भाई। सरकार ये दे रही, बहुत सही कर रही है। चौधरी साहब, मैं सॉरी, मैं बीच में, प्लीज बोलिए ना आप सर। करिए, बिल्कुल करिए। मैं आपको सच के साथ है सर, बोलना है बीच में। देखिए, मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बात को सप्लीमेंट करके बताऊंगा। देखिए, जैसे आप पत्रकार हैं, बिल्कुल पत्रकार का काम है, और आपने ये भी कहा कि आप जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बात सोचिए। पहली बात तो है कि पिछले 10 वर्ष से हमारा देश दूध उत्पादन में नंबर 1 है। बिल्कुल है, ये डेटा गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, मैं भी भारत सरकार में रहा, अब तो मैं रिटायर हूं, और मैं अब आपकी तरह भी जो है, मैं भी घूमता हूं किसानों के साथ, और मैं पूरे देश का भ्रमण करता हूं। पहले गांव के लोग जो है ये पूछा करते थे कि हमें देसी नस्ल की तो बात करते हो, देसी नस्ल की गाय है कहाँ?
उपलब्ध कहाँ होती बिल्कुल है। सही बात। बिल्कुल और सही, ये जो आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही है उन किसानों के लिए जिनकी आप बात कर रहे हो। बहुत अच्छी बात आपने उठाई कि उस किसान को पता ही नहीं है, तो उसे जागरूक करना है। इन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन से पहले है कि हम किसान को जागरूक कर दें, उसे इस बात डॉक्टर की। पाठक, पिछले 10 साल से अगर योजनाएं चल रही हैं और आप जागरूकता की बात करें तो फेलियर हो गया आपका। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं आप खुद मान रहे हैं सर 10 साल में हम जागरूक ही नहीं कर पाए हैं, जागरूक ये तो नहीं फिर करना तो कमाल हो गया देखिए, सर। आप ऐसे देखिए, आप रिमोट क्षेत्र की बात करिए, आप उन जगह लोगों को, जैसे इन्होंने कहा ना कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां चीजें बन गई। अब अगर हम न्यूट्रिशन की एक छोटा सा हिस्सा मैं लेता हूं, न्यूट्रिशन घोटाले का बड़ा कारण हो गया घनश्याम भाई, बताना नहीं चाहूंगा उस इलाके में बड़े लेवल पे हो रहा पहले है। लोग साइलेज नहीं बनाते थे, आज इस स्कीम्स के आने के बाद लोग साइलेज बना रहे हैं। जानकारी नहीं थी लोगों को। सर, जो लेकिन बड़े बड़े सर किसान हैं घनश्याम भाई, छोटे ही वो बना बड़ा रहे हैं, कॉर्पोरेट छोटे ही बना रहे हैं। कंसर्न है। लेकिन पाठक साहब, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि कतार में खड़े हुए अंतिम किसान तक, पशुपालक तक विकास पहुंचे। अगर ये नहीं पहुंच पा रहा है, जिसे आप खुद मान रहे हैं कि वहां अवेयरनेस की कमी है, तो फिर कहीं ना कहीं मैंने ये policy नहीं कहा कमी execution में है, छोड़ मैंने है। कहा देखो हमारी आवश्यकता ये है, किसान आज अगर नहीं है तो ये बता दो मुझे कि जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी दूध की हुआ करती थी पहले 300 ग्राम के आसपास होती थी, आज 400 ग्राम कर। ये डेटा गलत नहीं है, ये डेटा पशुपालन विभाग का डेटा नहीं है, ये डेटा हेल्थ डिपार्टमेंट का है। साथ ही साथ आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन जिस हिसाब से बढ़ा है, प्रोडक्शन के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। अगर हम पशुपालन की बात कर रहा हूं मैं, अच्छी ब्रीड होनी चाहिए, नंबर 1, अच्छा ब्रीड रखें, ये इस परियोजना के माध्यम से सुनिश्चित किया गया। दूसरा ये है कि उसका जो खान पान है, जो उसका फीड फॉडर है, 70% खर्चा फीड फॉडर पे आता है, वो अच्छा होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा जानकारी कौन देगा, कैसे जानकारी पहुंचे, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर पाठक रोक रहा हूं सर, इस प्रोग्राम के लिए भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊं सर क्या है जी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप मेरे साथ रहिए, टीवी की मजबूरी है, आप जानते हैं, ब्रेक के उस पर चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाऊंगा। सच के साथ दिख रहे हैं आप। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं, और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको बता दूं कि आज का विषय है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय गोकुल मिशन। योजनाएं पुरानी है लेकिन कुछ इसमें अमेंडमेंट्स हुए, ऐड ऑन की गई चीजें, बजट को एनहांस किया गया और उसके क्या प्रभाव होंगे ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बेहद बेबाकी के साथ। सभी खास सामान लगातार मेरे साथ बने हुए। डॉक्टर पाठक मेरे साथ है। डॉक्टर पाठक, एक आंकड़ा ब्रेक से पहले मैंने दिया, एक आंकड़ा अब मैं आपको दे रहा हूं सर, जो पब्लिक डोमेन में है। वो ये बताता है कि 605 जिलों के 8.39 करोड़ से ज्यादा पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान हुआ
जिससे लाभान्वित जो किसान हुए उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। सर ये डेटा अगर गलत है तो उसे दुरुस्त करिए, अगर सही है तो फिर ये क्या संकेत देता है ये समझाइए। देखिए, पशुओं में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान जो है ना, उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा। और मुख्य उद्देश्य जो इसमें संशोधन जो किया गया है, जो इसका विस्तार किया गया है योजना का, ये था कि जो हमारे देश में जो पहले कृत्रिम गर्भाधान होता था, कृत्रिम गर्भाधान में सबसे बड़ा फैक्टर होता था जिसको हम सब लोग कॉमन भाषा में कहते थे कोल्ड चेन। कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती थी। मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने 10 साल पहले भी नौकरी करी है और आज भी मैं योजनाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो एक तो ये हुआ कि भाई सबसे पहले किसानों को ये समझाया जाए कि भाई क्यों किसान कहता था मेरी गाय है, मेरी भैंस है, मैं 2 बार कृत्रिम गर्भाधान करा के आया, वो ज्ञावनी नहीं हो रही है। तो उसमें ये सोचा गया, तो इसलिए इसके अंदर एक कंपोनेंट डाला गया इस स्कीम के अंदर कि, और जो आपने डेटा बताए वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ वो डेटा सही है। देखिए 8.5 करोड़ करीब किसान हमारे जो है डेयरी उत्पादन में लगे हुए हैं। डेयरी व्यवसाय में हमारे देश के 8.5 करोड़ के करीब लोग किसान हैं। ठीक है। उन सबको ये बात पहले लोग ये कहा करते थे, इवन गांव में ये होता था कि जब लोग टीम जाती थी वेटरनरी डॉक्टर की एआई करने के लिए, तो लोग एआई करवाते नहीं थे, ये कहा करते थे कि हमें करवानी नहीं है क्यों, हमारी गाय तो ज्ञावनी नहीं होती है। लेकिन अब नहीं हो रहा है ऐसा। अब ये हो रहा है कि कोल्ड चेन मेंटेन हो रही है। मैं चौधरी साहब की एक बात से जरूर सहमत हूँ, कुछ रिमोट एरियाज में हो सकता है वहाँ कुछ रीजन हो वहाँ भी कोशिश करी जा रही है। अब जब स्कीम ही नहीं बनाओगे, स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं, उन मुश्किल को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन में कहीं झोल होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए जो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो वेटनरी डॉक्टर्स का है। और मैं अपने देश के वेटनरी डॉक्टर को सल्यूट करता हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं वेटनेरियन हूँ, मैं जानता हूं इस प्रोफेशन के हमारे वेटरेरियन जिस क्षेत्र में, और एक मूक पशु का इलाज करना इतना आसान काम नहीं है। मूक पशु को यह पता कर लेना कि वो हीट में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, हीट डिटेक्शन में कभी कभी जो आप कहते हो, जो डेटा कहीं एक आध डेटा इधर उधर हो जाता है तो इंसान से भूल हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये डेटा गलत नहीं है। हीट डिटेक्शन अब आराम से हो रहा है। साथ ही साथ अच्छी नस्ल का, पहले सीमन ही अच्छी नस्ल का नहीं मिलता था, जिसको हम जेनेटिकली क्वालिफाइड बुल आज हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास सीमन स्टेशन वाला अवेलेबल है। इसके अलावा सीमन की जो क्वालिटी होती थी, 2 ही चीज़ मैंने बोला, एक तो कोल्ड चेन होती थी, दूसरा होता था कि सीमन की क्वालिटी कैसी है। तो ट्रेंड किया जा रहा है वेटनरी को ट्रेन, और इसमें एक और कंपोनेंट जुड़ा है, वो हमारा है पैरावेट का। पैरावेट वो व्यक्ति है जो वेटनरी और हमारे जो पशुपालक के बीच में काम करता है, जो टेक्निक जो एआई करता है। तो ऐसे ही वैक्सीनेशन का था, ये दोनों काम पैरावेट के। तो ये इन स्कीम के माध्यम से इतना इसके अंदर पैसा रखा गया है, इसके अंदर ट्रेनिंग का। हाँ चौधरी साहब, एक बात बता दूं, इन स्कीम का एक और मुख्य उद्देश्य है ट्रेनिंग देना, क्योंकि इस प्रोफेशन को, इस डेयरी प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का जितना योगदान हमारे देश का वेटनेरियन ने किया है वो एक काबिले तारीफ है। उनकी संख्या कितनी है, मैं वही तो, हाँ मैं अब आपकी उस बात पे आता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये बात सच है, मैं भी एक कुलपति रहा हूँ, मैं भी एक प्रोफेसर रहा हूँ। मैं आज मानता हूँ कि हमारे देश में वेटनरी डॉक्टर्स की कमी है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि डिफरेंट कॉलेजेस में, अब यूनिवर्सिटी, पहले वेटनरी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, आज वेटनरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैन पावर बढ़ाई जा रही है। हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वेटनेरियन की, वो नहीं है, वो उतनी पूरी हम नहीं कर पा रहे। लेकिन इसीलिए इसमें प्राइवेट पार्टनर आए हैं, इसमें प्राइवेट वेटनरी कॉलेज भी आ गए। डॉक्टर केशव तो इस समय यहाँ लगे हुए हैं, दिल्ली में भी। सर हम योजनाएं बनाते समय ये सारे असेसमेंट नहीं करते हैं या करते हैं या चूक हो जाती है? नहीं, बिल्कुल चूक नहीं होती है। हम अगर कोई योजना बना रहे हैं, मेरे पास मैन पावर है कि नहीं, ये कैसे समझ आएगा? नहीं, 4 लोगों के लिए घर में खाना भी बनता है तो चावल और दाल को बनाते हैं। ऐसा होता है, जैसे अभी एक स्कीम चल रही है विकसित भारत 2047। तो 2047 एक कोई काल्पनिक योजना नहीं है। हाँ। उसमें पहले असेस किया जा रहा है कि 2047 में देश कैसा होगा, उस समय देश की क्या रिक्वायरमेंट होगी। अगर उसी को मैं पशुपालन के हिसाब से कहूं तो पशुपालन में क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें कैसे पशु चाहिए, हमें कितने वेटनरी डॉक्टर चाहिए। आज की तारीख में मैं एडमिट करता हूं कि वाकई में स्टेट्स में वेटनरी डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन इतनी कमी नहीं है कि हम उसको जो पशुओं का स्वास्थ्य है उसको इग्नोर कर दें। ठीक है डॉक्टर केशव, वेटनरी डिपार्टमेंट में आपकी महारत हासिल है सर, किस तरह की कमियां वाकई फील्ड पे आप महसूस करते हैं जब किसान आते हैं? क्या ये जो कमी वाला वैक्यूम है वो इतना बड़ा हो जाता है कि योजनाएं बनी हैं लेकिन कोई फर्क नहीं है, ऐसा होता है क्या? नहीं, आमतौर पे जो भी ये योजनाएं हैं जो डायरेक्ट किसान को लाभ दे रही हैं, हाँ। इनका सचमुच में किसान बहुत अच्छा लाभ लेता है। अच्छा। और मैंने आपसे पहले ये निवेदन किया था, जैसा कि प्रोफेसर पाठक सर वो कर रहे थे, अभी बता भी रहे थे, कि आप ही कहते हैं 2 कैटेगरी हो चुकी हैं, एक तो जागरूक किसान और एक किसान।
अब जो किसान है उसको जागरूक किसान में परिवर्तित करना है। ये जिम्मेदारी हम किसी एक अकेले वेटनेरियन की या अकेले साइंटिस्ट की तो कितना समय लगेगा सर? उसमें अनंत समय लगेगा सर। क्या? आप ये देखिएगा ना, हम अपनी दूसरी चीजों में भी तो अपडेट कर रहे हैं। तो मुझे डेटा बताइए सर। अगर नहीं, मैं डेटा नहीं, 10 साल पहले का 10 मैंने ये साल में मोबाइल कितने खरीदा जागरूक हुए सर, मैंने ये मोबाइल खरीदा। हाँ। और मोबाइल खरीदने के बाद में मुझे अब अपडेट तो मुझे खुद को ही होना पड़ेगा, क्योंकि इस योजना से तो मैं संबंधित हूँ। मोबाइल इसी खरीदने तरीके से लायक जेब की हैसियत भी तो होनी चाहिए तो उससे पहले। सरकार आपको 35% सब्सिडी दे रही है। सबको कहाँ पता है? बात वहीं आ गई नहीं, जहाँ पे जागरूकता की। नहीं सर, सरकार की मंशा, देखिए सरकार की मंशा में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। विजन में कोई कमी नहीं अधिकांश है। मैं एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं सर। बस ये जो देखिए- नीचे की मशीनरी है, सो कॉल्ड जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या वो उसका एग्जीक्यूशन वैसा नहीं कर पाते हैं कि जो जी। सरकार चाहती है वो पूरी तरीके से पूरा हो पाए? मैं ये समझना चाहता हूं। मैं ये निवेदन करता हूँ और एक अच्छा बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हैं उनको बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि हमने किसी भी योजना को लागू किया, उसके बारे में सारी चीजें सरकार पूरी अच्छी तरह स्टडी कर लेती है। उसके बाद में जो एक्सपर्ट्स हैं सारे इस चीज को उस पे ग्राउंड पे लाने से पहले उसका खूब अच्छे तरीके से एनालिसिस होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट किसी चीज को लॉन्च कर दिया। तभी तो ये गोकुल मिशन वगैरह है, ये राष्ट्रीय जो ये वाला है डेयरी वाला है, क्यों इतना सक्सेस रहा और इसमें एड ऑन किया है। आपने जो आपके पास ऑलरेडी है चीज, एड ऑन तो तभी करेंगे जब उसका अच्छा लाभ मिल रहा है। मेरे 10 साल बाद भी हम ये कह रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से किसान अवेयर नहीं हुए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर वो हम फुलफिल नहीं कर पाए तो हम तो पीछे हो गए। इसका मतलब आप ये देखिएगा ना कि जितने भी हैं किसान जो हमारे संपर्क में, आप जो संपर्क में होंगे या जिनके आप संपर्क में, जो आपका कार्य क्षेत्र है, आप उसी में जागरूकता को जो उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन उससे बाहर भी जाके, क्योंकि पशु चिकित्सक एक सैनिक के रूप में काम करता है, जितना उसकी क्षमता है उससे ज्यादा करने की कोशिश करता है। अब पशु चिकित्सक को एक दूसरे सहारों की भी आवश्यकता है, तो उसके लिए पैरावेट्स डेवलप हुए। अब साथ में उसको प्रशासनिक चीज़ों की भी आवश्यकता होगी कि ऐसी योजनाओं को दूर तक फैलाए रखने के लिए, जैसा आपका मीडिया है, सारा सब कुछ है, कि ये उसको ज़्यादा मदद करें किसान को उस तक पहुंचाने के लिए, और हमें मदद करें कि हम उस तक पूरा पहुंच पाए। और ये जो 2 एड ऑन करे गए हैं इनके लिए तो अवेयरनेस कर, क्योंकि ये तो अभी हुए हैं मार्च में ही, मार्च 25 में ही एड ऑन हुए ना, तो इनके लिए तो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी ना, बताना पड़ेगा सर। हम ये इसीलिए तो बैठे ही हैं सर। हम सब जागरूकता सफलता का पहला चरण है। ठीक है सर। लेकिन दया जी, दिल्ली एनसीआर को अगर हम समझ भी लें, लेकिन जो जनजातीय इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, वहां पे किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? कोई ऐसा अनुभव आपके सामने आया? जी बिल्कुल। हम लोग जब पशु खरीदने जाते हैं तो अपना दिल्ली के से 150-200 किलोमीटर के सर्कल में आराम से हम लोग घूमते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते हैं, अपने किसान भाइयों से मिलते हैं, पशुपालकों से मिलते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी का हमें बहुत अच्छे से नॉलेज है। ये हो सकता है कि कहीं पे जानकारी कम है, लेकिन उसमें सारा अगर हम तंत्र का दोष डालें तो ये ठीक नहीं है, गवर्नमेंट का दोष डालें तो ठीक नहीं है। कई बार मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे जानकारी मिली है फला दिन ट्रेनिंग है और मैं अपने किसी पर्सनल काम में व्यस्त हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो उसमें तंत्र का या डिपार्टमेंट का तो दोष नहीं बनता है। एक सवाल है दया जी, जानकारी आपको मिली कि ट्रेनिंग है और आप नहीं जा पाए, लेकिन जानकारी ही नहीं मिली, वो सबसे बड़ा इशू है। सुमन को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज पैनल। सुमन, असल में झोल कहाँ पे, जानकारी को ना मिलना या नहीं जाना? क्योंकि दया जी जो बात बता रहे हैं वो अलग है, मैं तो जानकारी नहीं मिलने पे फोकस कर रहा हूं। भाई बड़ी विचित्र सी दशा अभी भी है ग्रामीण इलाके में, कि अपन जब स्टोरी करते हैं बार बार, तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई। सही बात है, इतनी सारी योजनाएं चलाई है लोगों को। अच्छा, सबसे अच्छी बात घनश्याम भाई, आप पॉडकास्ट भी करते हैं तो आपके हर चीज को लोग फेसबुक पे यार, तो अब क्या है कि युवाओं के पास ये मोबाइल है। जो ट्रेनिंग की बात आपने कही, उन्हें जानकारी नहीं है भाई। अभी इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, केंद्र से पैसा जरूर जाता है, बजट जरूर जाता है, लेकिन उसको सरकार दूसरे तरीके से ही इस्तेमाल कर। अभी जब वेटरनरी डॉक्टर की बात कर रहे थे, कुछ ही स्टेट्स हैं जिनके पास अभी भी लगभग 60% डॉक्टर्स की कमी है। वो आंकड़े उठा के देख लीजिए अलग अलग स्टेट्स के क्या सिचुएशन है। ये गलत डेटा दे कुछ ऐसे 60% नहीं, 15 साल से वैकेंसी नहीं है, 8 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। अब तो अधिकांश स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल बात नहीं कर रहा हूँ, हम एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। स्टेट्स में क्या सिचुएशन है? गलत है। नहीं, इस डेटा का सोर्स क्या है सुमन जो आप कोट कर रहे हैं? मैं अभी बिहार सरकार को वेबसाइट पे निकाल के दे दूंगा, उसके लिए कितनी लड़ाई हुई है। बिहार सरकार का क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? देश तो बहुत बड़ा है ना। वही मैं देश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में कितने पहले वैकेंसी आई है? 6 महीने पहले वैकेंसी आई है।
जब चुनाव आता है उस वक्त वैकेंसी लाया जाता है। सर क्या बात कर रहे हैं? देखिए वो मैं इशू उस अलग पर नहीं जाता वो इशू अलग हो मसला गया, वो नहीं है, मसला ये है कि किसानों को अन्यथा अभी तक घनश्याम भाई एक सर अच्छा आप मुझे सुमन, समय कहाँ दीजिए। दिक्कत है? आप कहते हैं प्रधानमंत्री की सोच बहुत दुरुस्त है, सरकार, केंद्र सरकार लगातार अच्छे काम कर रही है, फिर क्या स्टेट लेवल पे दिक्कत आ जाती है? बहुत सही बात आपने घनश्याम भाई कही कि ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड लेवल पे दिक्कत है। हाँ। केंद्र सरकार इस योजना को उनको बढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यही है कि कुछ तो काम हो रहा है। हाँ। कुछ तो आंकड़े आ रहे हैं, कुछ किसानों को फायदा हो रहा है, कुछ फार्मर एसोसिएशन जो वो सामने तो आ रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, आंकड़े तो बहुत कुछ वाले आंकड़े हैं। बहुत कुछ, हाँ। हाँ, आंकड़े बहुत कुछ वाले हैं। तो सर अभी जो हमारे भाई साहब डिजाम क्लास से हैं, तो इनके पास कम से कम 20 या 25 इस तरह के, लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं घनश्याम भाई, उसके उनके दर्द को हमें समझना पड़ेगा। उनको ट्रेनिंग देने के लिए कोई नहीं है। मैं एक घटना सुना देता हूँ। मैं किसी चैनल पे बैठा हुआ वही डिस्कशन कर रहा था। बिहारी की घटना है क्या? नहीं बिहार में सर यही मेरठ की आप बिहार सेंटर कर दिए हैं पूरा हो गया। मेरठ सर मेरठ की करिएगा। घनश्याम भाई मेरठ की घटना सुनिए। बताइए। मेरठ घटना इसलिए कि मैं उस पे लाइव में ही बैठा हूँ, फेसबुक पे लाइव पे मैं बैठा था, और डॉक्टर साहब का मैं नाम नहीं लूंगा। डॉक्टर साहब ने मुझे कही कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा, किसान से जैसे मैं जुड़ा, मैंने कहा ये बताइए कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपके घर के आसपास जो इतनी सफाई होनी चाहिए, आप पुराने वो गंदा जो खाना है वो खाना गाय को ना दें। अब बताइए, वो सदियों से उनके घर में सारे पूरे सब कुछ चल रहा है। अब वो अभी बच्चा वो दी है, भैंस जो थी वो उसने बच्चा दी, और वो घर में कुछ गला सड़ा कैसे कैसे सामान जो है वो ला के दिया गया। तो ट्रेनिंग की बात हो रही थी, वो जानकारी की बात हो रही है कि अभी भी हम पारंपरिक तरीके से ही सामने आ रहे हैं। अब जो जानकारी देने की बात हो रही है कि हम कैसे जानकारी दें, बहुत सही बात प्रोफेसर साहब ने कही कि ये मीडिया की जिम्मेदारी है। दुर्भाग्य ये है हमारे देश में कि इतने बड़े सेगमेंट, 8 करोड़ अभी उसके आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं, इतने सारे किसानों के मतलब तकरीबन 40 से 50 करोड़ के बीच में ये किसान हैं। उसके बाद लेकिन उनको अवेयर कैसे किया जाए, केंद्र सरकार बहुत बेहतरीन पहल की है। और दूसरी तरफ तारीफ अमित शाह साहब का कीजिए। अमित शाह की इसलिए घनश्याम भाई, उस मंत्रालय को मैं देखता हूं, उन्होंने जब से सहकारिता मंत्रालय संभाली है, अलग अलग सेगमेंट्स को उन्होंने जोड़ा है कि, और उसमें सीधे सीधे किसान को ही अटैच किया गया कि किसान आए, ग्रामीण लेवल पे काम हो। तो केंद्र सरकार वाकई में बहुत बेहतरीन काम कर रही है, और इसलिए इसको इतना बड़ा बूस्ट अप किया गया है। लेकिन सुमन भाई, इतनी सारी खामियां बता के आप कहते थे बेहतरीन काम किया, तो दोनों बातों में कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। नहीं कॉन्ट्रडिक्शन मत, क्योंकि मैं फिर ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक केंद्र वहां पहुंच रही है, केंद्र सरकार तो वहां पीएम तो नहीं पहुंचेगा, प्लीज इंप्लीमेंट तो करना है उनको। ठीक है, जो वहां के लोकल सुमन जी, ब्लॉक डेवलपमेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा जी। करेंगे बात आराम से जी, जैसे अगर हम पशु अच्छा दया जी 2 मिनट रुकिए, डॉक्टर पाठक अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आपके पास। मैं देखिए इसी वजह से जो आपने देखिए कमी बताना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब कमी को हम कहते हैं फीडबैक, नहीं पर विरोध करने के लिए विरोध करना भी गलत होता है। नहीं, इनका ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं इनका उद्देश्य ये नहीं है। लेकिन एक बताऊं आपको, इसी वजह से इन स्कीम्स को और ज्यादा उपयोगी बनाएं, ज्यादा किसानों तक पहुंचे, ज्यादा पशुपालकों को फायदा हो। आपने देखा एक केंद्र सरकार ने एक और परिवर्तन किया जिसका हमें आज जिक्र करना चाहिए। वो करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय को अलग कर दिया। हाँ, वो क्यों किया गया चौधरी जी? वो इसलिए किया गया था कि ज्यादा फोकस किसानों के जो पशुपालक हैं, पहले ये रहता था पशुपालकों को, भाई हम एग्रीकल्चर में है तो पता नहीं हमको बजट मिलेगा नहीं मिलेगा। अब तो एक फोकस है। और एक और बताऊं आपको, कैबिनेट की मैं वैसे कोई पॉलिटिकल एंगल से डिफेंड नहीं कर रहा हूं गवर्नमेंट को, लेकिन एक सच्चाई ये है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में, मोदी जी की पहली कैबिनेट मीटिंग में पशुओं के स्वास्थ्य के लिए 13,000 करोड़ की स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, करने के लिए पैसा अलॉट किया गया। आप देखिए कि योजना, आपने कहा कि योजनाएं कैसे बनती हैं। योजनाएं ये बनाई गई कि वर्ष 2030 तक जो हमारे पशुओं की मुख्य बीमारी है, खुरपका मुंहपका, उससे हमारा FMD से हमारा देश बाहर हो जाएगा, हमारे पशु स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये इसलिए किया गया कि ज़्यादा फोकस हो पशुपालन पे। ये बात अब समझ की, कोविड के बाद भी सबकी समझ में आ गई है, ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलरली, कि अगर हमारा ग्रामीण क्षेत्र में अगर पशु हमारा स्वस्थ है, और इसी को बात को समझने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एनिमल नेशनल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम हो रहा है, और उसमें ये जो आप कह रहे हैं वो सारी बातों को ध्यान देना जा रहा है कि वहां तक इसकी वजह से क्या। और आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, कुछ ऐसे वो हैं पशु चिकित्सालय हैं जहां डॉक्टर नहीं है, तो मोबाइल यूनिट चालू करी गई है, उसी का पार्ट है कि मोबाइल आज किसान को के दरवाजे पर वेटनरी डॉक्टर पहुंच रहा है मोबाइल यूनिट। ठीक है, पाठक साहब दया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दया जी बोलिए, फिर ब्रेक पे जाओ। ग्राउंड रियलिटी के बारे में मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि किसान को
ट्रेनिंग के बारे में भी बताया जा रहा है और कुछ दूर दराज के इलाके हो सकते हैं जहाँ तक जानकारी ना हो, क्योंकि मैं अपनी जानकारी के हिसाब से अगर बात करूँ तो दिल्ली में KVK है जो एक किसान के पास मोस्टली पहुंचा देता है। हमारे से 50 किलोमीटर के रेडियस में अगर मैं हरियाणा की तरफ बात करूं तो झज्जर में KVK है, उससे आगे बात करें तो हिसार में KVK है, इधर करनाल में KVK है, हर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे KVK है। तो ये है जो और सबसे फर्स्ट कॉन्टैक्ट KVK का मुझसे मेरा जो कॉन्टैक्ट हुआ था वो KVK से हुआ था। उसके बाद IARI पूसा से हुआ, देन NDRI से, क्योंकि मैं पशुपालन के विभाग में जाना अग्रसर रहना चाहता था तो वहाँ से ट्रेनिंग उन्होंने मुझे दी और किया। और मेरे साथ कुछ ऐसे भी बड़े मतलब उम्र में मेरे से बड़े गए थे उस समय, तो उन्होंने उनके तरीकों को वहीं पे नकार दिया। अच्छा, उन्होंने ट्रेनिंग दी, ओके, उन्होंने वहीं नकार दिया कि नहीं ये काम नहीं करेगा, जैसे हम काम कर रहे हैं रूढ़िवादी तरीके से, पुराने तरीके से, वैसे ही करेंगे पशुपालन। तो अब इसमें डॉक्टर्स क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग भी दी गई है, तो कुछ चेंज होने में समय चाहिए होता है। विश्वास क्यों पैदा नहीं करने में भी समय लगता है। पर सवाल ये भी अनंत देता है जी, अगर इतनी मेहनत की जा रही है तो किसान में वो विश्वास पैदा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं बताता हूँ सर, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था कि शुरू में किसानों ने AI कृत्रिम गर्भाधारण के तरीके को मना कर दिया था, क्योंकि उनके पशु रिपीटर हो रहे थे, वो गर्भधारण नहीं कर पा रहे थे। रीज़न वाज कोल्ड चेन। अब कोल्ड चेन ठीक की गई है तो रिजल्ट बेटर हुआ है, अच्छे हो गए, रिपीटर कम हो रहे हैं, मिनिमम हो गए हैं, नेग्लिजिबल, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब भाग भाग के बोल रहे हैं। दया जी, दूसरा, पहली बार भरोसा बनाना आसान होता है, लेकिन टूटे हुए भरोसे को फिर कायम करना थोड़ा सा और मुश्किल होता है। ये जिंदगी का फलसफा भी है, हम जानते हैं। ये पॉजिटिव साइड टूटता है तो बनाना बहुत मुश्किल होता है, पॉजिटिव साइड मान भी लेते हैं। सर मैं एक और बात ग्राउंड से रखना चाहूंगा, जैसे कि दिल्ली को ये समझा जाता है कि दिल्ली सिर्फ चांदी या सोने की नहीं, प्लेटिनम की बनी हुई है। यहाँ पे सब कुछ क्रीम बैठा है और उनके बैठे हुए उनकी झोली में, थाली में दिया जाता है। ऐसा नहीं है, गोयला डेयरी, नंगली डेयरी, गोयला डेयरी, नंगली डेयरी, और यहाँ जो जितने डेयरी फार्म्स हैं गवर्नमेंट ने डेवलप किए हैं, वहाँ पे 50 गज का एक प्लॉट निर्धारित किया है, अलॉट किया है, जबकि एक्चुअल में 50 गज में कितने पशु वो पालेगा, कहाँ वो सूखा चारा रखेगा, कहाँ कच्चा और पक्का उसका मैं सारी प्रॉपर्टी बेच दी गई वहाँ जो किसानों के लिए थी। अब ये घरोली ले लीजिए, भाई फेस 3 में ले लीजिए, वहाँ सारी प्रॉपर्टी 50 गज में क्या करेगा सर? क्या कर ले किसान? सर किसान ऊपर रहने के बनाएगा तो उसको ऐसा मजाक किया गया, पूछिए मत। घोघा डेयरी डेवलप की गई, मैंने बहुत बड़ी स्टोरी की थी, उसमें चारा घोटाला से बड़ा घोटाला दिल्ली में हुआ था। उसमें जो हाई कोर्ट के जज थे उनके दामाद के नाम से प्लॉट था, और सहारा में आप उस वक्त हुआ करता हूँ। ठीक है नहीं ये ठीक बात है। मैं किसान होकर ये बात जरूर उठाना चाहूंगा कि डेयरी फार्म्स में इतना डेमोलेशन हो रहा है, इतने बड़े बड़े चलान आ रहे हैं, 2.5 लाख 3-3 लाख के चलान आ रहे हैं डेयरी फार्मर के। सर वहां से गंदगी का निकास नहीं है तो उसमें किसान नहीं कुछ कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और ठीक है सर, ये बातें हम करेंगे, एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। चर्चा लगातार जारी है, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान का बेहद खास शो जिसका नाम है सच के साथ। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस बार जल्द लौट रहा हूं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ और बेहद खास सामान लगातार मेरे साथ बने हुए। चर्चा के आखिरी पड़ाव में कंक्लूजन की बात होती है, समाधान की बात होती है, तो ये बचे कुछ मिनट बहुत ध्यान से देखिएगा। तो फिर हमारे साथ सभी खास सामान है। डॉक्टर पाठक, एक चीज मुझे समझाइए सर जी। ये दोनों ही योजनाएं जी। अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुश देने की बात करें, रफ्तार देने की बात करें, किक देने की बात करें, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं और क्या कोई ऐसी संभावना आ सकती है कि दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, दोनों का एक सामंजस्य हो जाए, जिससे और कुछ बड़ी तस्वीर हम देख पाए? क्या ये व्यवहारिक है? देखिए घनश्याम जी, पहली बात तो है कि कर सकती नहीं है, ये दोनों जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुश कर रही हैं। अकेले अकेले कर रही हैं। और अकेले नहीं कर रही होती तो सरकार इसमें जो इन्वेस्ट कर रही है 1000 मोर करोड़ इन्वेस्ट किया है, उसका उद्देश्य यही है, उसका फीडबैक मिला है कि ये योजनाएं जो है पशुपालकों के हित की हैं। मेरा ये मानना है कि ये दोनों योजनाएं बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही हैं। थोड़ी बहुत जो कमी है वो कमी जो है अब, क्योंकि अभी इसको जो ये दोनों योजनाएं 26 तक चलेंगी, वर्ष 2026 तक चलेंगी, तो इसको ये दोनों योजनाएं बहुत लाभप्रद हैं। पशुपालकों को इनसे बहुत फायदा हो रहा है और दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। देखिए, मैं दोनों को मर्ज करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेके चलोगे और एक योजना बना दोगे तो ऑब्जेक्टिव का इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट होता है। इसमें दोनों एक योजना जो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है, उसका उद्देश्य अलग है। उसका उद्देश्य यह है कि किसान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, कोई किसान चिलिंग प्लांट लगाना चाहता है, कोई मिल्क क्वालिटी की अपनी लैब लगाना चाहता है, कोई लोन लेना चाहता है, दूसरा जो पार्ट है उसका, तो वो उसका उद्देश्य अलग है। और ये जो आपकी जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इसका उद्देश्य अलग है। दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। एक योजना के अंदर पशु उपलब्ध कराया जा रहा है, अच्छी नस्ल का पशु उपलब्ध कराया जा रहा है, अच्छी नस्ल की फार्म बनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ डेयरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो ये दोनों परियोजनाएं हमारे देश के हित के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हित के लिए है और जो अर्थव्यवस्था है उसको ध्यान में देखते हुए, क्योंकि जो आपने जो डेटा दिखाए थे और मैं भी यही डेटा कह रहा हूँ कि 8.5 करोड़ जो लोग हैं जो डेयरी व्यवसाय से सीधे जुड़े हैं, तो मैं सीधे की बात कर रहा हूं, उनको फायदा हुआ है। और आने वाले, अच्छा एक चीज और बताऊं घनश्याम जी, इन दोनों योजनाओं का सबसे बड़ा फायदा और कौन लेने वाला है? आपने कहा भविष्य में क्या होगा। गांव के जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप लें, वो इसके अंदर प्रावधान है, इनके अंदर दोनों योजनाओं के अंदर, तो वो अपना चिलिंग प्लांट लगा सकते हैं, वो अपनी लैब बना सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों परियोजनाएं बहुत ही लाभ। क्या सर मैं कह सकता हूं कि हम दुग्ध क्रांति 2.0 की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमने रखा है कि 2030 में जाके 2030 में हम 300 मिलियन टन जो है दूध उत्पादन कर लेंगे, क्योंकि इसमें 6% की ग्रोथ हो रही है हर साल। और अभी आपने डेटा दिखाया कि पिछले 10 साल में 63-64% इसके अंदर ग्रोथ हुई है। तो जब ये सेक्टर इतना ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित रूप से सरकार ने सोचा कि जब सेक्टर इतना ग्रोथ कर रहा है तो इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब इसको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें ज्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और लोगों को जोड़ने के लिए मैं फिर वहीं आऊंगा कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये देखो ये स्कीम है, यहाँ पे आप जुड़ो, यहाँ रोजगार है, यहाँ पे बेरोजगारी नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य है। कोविड के बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि पशुपालन व्यवसाय आगे बढ़ा है। लोगों ने कोविड के बाद महसूस किया कि दूध उत्पादन दूध हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बीच में लोग डरते थे सर, लेकिन क्या किसी तरह की प्राइवेट भागीदारी आप देख पाते हैं इसमें, या होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बहुत आ रहे हैं, बहुत प्राइवेट सेक्टर आ रहे हैं। आज आप देखो, अगर खाली पहले अगर आप जो हमारा सहकारिता के अलावा दूसरा जो हमारा 70% जो दूध हमारा प्रोसेस होता है वो प्राइवेट ही होता है। तो प्राइवेट डेयरी भी आ रही है, बहुत एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। मैं बहुत से अपने विद्यार्थियों को जानता हूँ,
हमारे जो करनाल के बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उन्होंने तो अपनी डेयरी उनको भी इन योजनाओं का फायदा मिलेगा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं? यस बिल्कुल मिलेगा। ये कोई ये नहीं है कि सरकारी आदमी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ ये एक और मैं इसमें क्लियर कर दूं कि आप खाली अगर पेरी अर्बन एरिया में भी अगर कोई डेयरी स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां कोई मिलिंग चिलिंग प्लांट लगाना चाहते हैं। कौन सा एरिया बताया? पेरी अर्बन एरिया, यानी क्लियर करिए। जैसे गाजियाबाद, जैसे नोएडा, मैं यहाँ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आसपास जो बड़े बड़े शहर हैं उनके आसपास भी आप जो है, आप कभी जबलपुर जाइए, जबलपुर के चारों तरफ इतनी डेयरी का व्यवसाय है, भैंसों का इतना लोगों का है, वहां उनसे पूछिए, वो लोग खुश हैं इन व्यवसाय से। तो ऐसे ही लोगों को जोड़ना है। और पहले क्या हो रहा था कि पहले लोग डर रहे थे कि पता नहीं डेयरी, हाँ ये जरूर है कि शहरों में डेयरी को मैं हमेशा डिस्करेज करता हूं। आप दिल्ली में डेयरी मत खोलिए, दिल्ली जो है, दिल्ली के आसपास जहां क्षेत्र हैं जो सरकार कहती है कि क्षेत्र में खोलिए, और उनके लिए आपको लोन मिलेगा, आपको जो है सब्सिडी मिलेगी इसके अंदर, तो हर तरह से आपके फायदेमंद है। दया जी गुस्सा हो जाएंगे आपसे। दया जी ये कह रहे हैं दिल्ली में मत खोलिए डेयरी। दया जी को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। नहीं, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर अपनी डेयरी में दूध का उत्पादन कर रहा हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ग्राहक है कि मैं उस दूध को कहाँ बेचूंगा, और उस दूध की पर लीटर की कॉस्टिंग कितनी आती है। अगर मैं खेतों में डेयरी करूंगा जहाँ पे हरा चारा, सूखा चारा, फीड उपलब्ध है जी, तो वहाँ पे मेरे लिए बेटर रहेगा। फीडिंग कॉस्ट कम मिनिमाइज होगी, तो वो बेटर रहेगा। जो हमारे कैटल्स हैं, पशु हैं, गाय भैंस है, उनके लिए भी वातावरण दिल्ली में ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हीट भी ज़्यादा रहती है, जगह की भी कमी है, खेती बाड़ी की भी कमी है, तो इसलिए। तो कहाँ शिफ्ट होना चाहेंगे अगर ये ऑप्शन आए? सर, खेती बाड़ी, अगर हम पशुपालन की बात करें तो वो खेती बाड़ी का हिस्सा है, तो अपने खेत में किसान इसको कर सके, ये गवर्नमेंट को। दिल्ली में बहुत हीट है, तो कौन सा ऑप्शन होगा जहां आप शिफ्ट? सर, दिल्ली में खेत भी हैं, खेत भी हैं, खेत भी है, खेत भी है। खेत में खोलिए, क्योंकि खेत से क्योंकि खेत में अलाउड होना चाहिए डेयरी पालन, और ये अभी तक अलाउड नहीं है। अब आप करोल बाग में, ये मैं किसानों की तरफ से आवाज उठाऊंगा कि दिल्ली में खेत में मेट्रो स्टेशन पे थोड़ी भैंस ले आएंगे यहाँ पे। और यहाँ देखिए गायें हैं, आपको सड़क पे गायें मिल जाएंगी, दे दीजिए। और दिल्ली में हमारे खेत हैं, हमारे पैतृक खेत हैं, तो वहां पे हम कर सकें, ऐसा अलाउड किया जाए। ठीक है, लेकिन एक डेयरी फार्मर दया जी चाहता क्या है, क्या क्या चीजें हो जाएं, क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं, बेसिक चीजें आप सही से समझा पाएंगे? दो चीजें सर। अच्छा, किसान मेहनत करना जानता है, ये सारे विभाग आपको बता देंगे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, वो किसानों के और डॉक्टर्स की, साइंटिस्ट की मेहनत से आई है, लेकिन मेहनत ग्राउंड पे किसानों ने ही की है। आज भी किसान तैयार है, उसको काम करने दिया जाए, अपने खेत में, अपनी जगह में उसको डेयरी फार्म अलाउड किया जाए, खेत में, एग्रीकल्चर लैंड में। एक बात। दूसरी बात, उसको बेचना कहाँ है? सर, FSSAI ने जो खुला दूध है वो ऑन पेपर बंद कर रखा है बेचना। सर, ये क्या है सर? सिर्फ कंपनी ही धंधा करेंगी, किसान का गला दबा दिया जाएगा। ये FSSAI का रूल बंद होना चाहिए। किसान की गुणवत्ता होनी चाहिए। मेरी डेयरी में जो दूध उत्पादन होता है वो बैक्टीरिया काउंट है। मैं भी उसी पे आने वाला था। कच्चा दूध, कच्चा दूध आप नहीं बेचेंगे। कच्चा, देखो एक बीमारी होती है जो अभी इसी स्कीम के, जिन्हीं स्कीम के अंदर घनश्याम जी बात कर रहे हो, उसी स्कीम में एक बीमारी जोड़ी गई है, ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, और इसमें हम सबको जागरूक होने की जरूरत है कि उसमें खाली वो उसको अफेक्ट नहीं करती एनिमल को, वो आदमी को भी अफेक्ट करती है। और आदमी को, दया जी FSSAI छोड़िए, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। नहीं, मैं करता हूं सर, मैं ब्रुसेलोसिस के बारे में बताता हूं। ह्यूमंस पे मेल में इम्पोटेंसी आती है, नपुंसकता आती है। फीमेल्स में जो है वो रिपीट वाली सेम प्रॉब्लम आती है। 1 से 7 महीने के बीच में गर्भ का वो हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। दैट हमारे कस्टमर्स को ये चीज आज से 7, 8 साल, 10 साल पहले पता है। तो फिर क्यों बेच रहे हो? क्यों कच्चा दूध बेच रहे हो? क्यों FSSAI को बोल रहे हैं? नहीं सर, सिर्फ कच्चे दूध से अगर ये फैलता है तो आई डोंट थिंक सो सर। नहीं फैलता तो खुले दूध के उससे अधिक। भाई ब्रुसेलोसिस, चलिए ये वाली मांग तो हमने खारिज कर दी फिर यही। दया जी खारिज करते फिर ये मांग। इसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा सर। कच्चे दूध की वजह से शायद नहीं फैलता ये। अच्छा, ठीक, सिर्फ कच्चे दूध। चलिए इस पे फिर एक अलग शो करेंगे हम। ठीक है डॉक्टर केशव, असल में पशुपालन की इन योजनाओं के जरिए क्या हम आत्मनिर्भर होने का सपना जो देखते आ रहे हैं किसानों के लिए खासकर, वो साकार होने की उम्मीद भी जगती है? सर थोड़ा थोड़ा बोलेंगे कि हम इस शो वाइंड अप करना है। एक्चुअली क्या है कि जो सस्टेनेबिलिटी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इन दो योजनाओं के थ्रू, इन दो योजनाओं के माध्यम से ही आएगा। और
बेसिकली देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी जो है प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में, ब्रीड का संरक्षण और संवर्धन, इन सब चीज़ों में जो हो रहा है ना, उस वो एक मुख्य वजह है और ये योजनाएं उसको पूरा सहारा दे रही हैं। तो इसलिए हम सपना नहीं, इसको तो असल में देख लेंगे हम। अच्छा, हाँ, इसको ये चीजें सब असल में हो जाएंगी। तो कोई टाइम फ्रेम हम तय कर सकते हैं अभी? पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत शानदार है, अभी और कितने साल? मेरे ख्याल से इसमें अब जो जागरूकता जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, पहले हमारा ट्रैक चल रहा था यूं धीरे धीरे, अब ट्रैक चल रहा है यूं तेजी से, तो इस वजह से हम बहुत टाइम फ्रेम करने वाले 10 साल कम से कम मानिए 10 साल लीजिए अभी। हाँ, मतलब वो बदलाव के लिए 10 साल साइंटिस्ट स्टैटिक्स वाले एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि अब रफ्तार काफी तेजी से है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर इसमें जो एफपीओ हैं उनके रोल को आप कैसे आंकते हैं सर? डॉक्टर पाठक आप देना चाहेंगे जवाब? देखिए, एफपीओ जो है बहुत ज़रूरी है और उनका अच्छा योगदान हो रहा है। और जो अभी आपने डॉक्टर केशव से पूछा कि टारगेट क्या है, तो टारगेट ये है कि हम अगर हम बात कर रहे हैं कि इन स्कीम की वजह से ही 2030 में हमारे जो पशुधन है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं बीच में कि घनश्याम जी, पशुधन जो है ना हमारी विकास की कुंजी है, ये हमारा जो डेवलपमेंट का ड्राइवर है, तो उसको जो है 2030 में ये सब चीज़ें हमारी हो जाएंगी। टारगेट और टारगेट जो है 26 रखा गया है ना, ये 26 स्कीम जो है 2026 तक इसलिए बढ़ाई गई है कि ज़्यादातर जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाएंगे तब तक, ठीक है, इसलिए रखा गया, यही टारगेट है उसका। ठीक है, तो सुमन 6 बजे से लगभग हमने बातचीत करना शुरू की और 6:55 हो गए। कुछ मिजाज बदला, कुछ पॉजिटिव हुए? देखिए, कहने के लिए मैं केंद्र सरकार की योजनाओं से वाकई में बहुत उसकी तारीफ करता हूँ कि वाकई में केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो, और वो सतही योजनाएं हैं और सरकार ने सोच विचार कर ही इसको वहां तक एक्सटेंड किया। नहीं, सतही योजनाएं नहीं है दोस्त, गहरी योजनाएं हैं। सतही में तो बहुत ज्यादा ये कुछ भी बोल के नहीं जाएंगे, ये सच के साथ है और ये घनश्याम उपाध्याय है, एक एक शब्द पकड़ता है, तो सतही नहीं है जनाब, सतही नहीं है। चलिए आपकी बात पूरी सही नहीं है। सतही जो है, जो सतही हम बात करते हैं वो सही नहीं है। ये सरकार ने योजना बनाई है और जो अभी 26 की बात कर रहा है सतही नहीं होगा। प्रोफेसर पाठक, मैं आपको सर क्षमा कीजिएगा, ये 26 तक छोड़ दीजिए, ये योजना जो है कम से कम 36 तक आपको लेके चलेंगे, उसके बाद ये आपका इससे फायदा होगा है, मैं किसानों को फायदा होगा, इससे कहने की कोई बात नहीं है। मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ और मैं भी मैं नकारात्मक कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सकारात्मक। टाइम फ्रेम बढ़ा दिया सुमन ने और कुछ नहीं किया। नहीं, वो भी एक नकारात्मक बात है। ये जो है, जो इसके जो इफेक्ट आ रहे हैं ना, जो आप देख रहे हो ना, दूध उत्पादन कोई सतही स्तर पर थोड़ी बढ़ा है। दूध उत्पादन देश आज हमारा पूरे विश्व में नंबर 1 पे है और पिछले 10 साल से लगातार है, घट नहीं रहा है। इसका जो ग्राफ है वो नीचे नहीं आ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। क्या हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया? देखिए, वो इशू अलग है ना, उसको आप डाइवर्ट मत करिए। देखिए 63% विकास हुआ, 63% दूध उत्पादन बढ़ा है इसमें। तो ये इसका मतलब है कि ये जो ट्रेंड है, ये स्कीम्स की वजह से ही है। ये जो सरकार की जो स्कीम्स है, ये समय भी बढ़ रहा है सर, समय भी बढ़ रहा है और मैं आगे अनुमति नहीं मिल पा रही मुझे प्रोग्राम को आगे बढ़ पाऊं, माफी के साथ सभी को रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया, आज का शो आप सभी ने लाइव कर दिया, जीवंत कर दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें मेरे व्यूअर्स तक पहुंची। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो फिर आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपको बता रहे हैं कमेंट में, मुझे आपकी रिएक्शन का इंतजार रहता है। प्रोग्राम अगर थोड़ा सा छूट गया हो, थोड़ा और देखना चाहते थे, पूरा देखना चाहते थे, बीच में से देखा, तो सारी समस्याओं का हल होगा। थोड़ी देर में पूरे प्रोग्राम का लिंक YouTube पर होगा और आप उसे देख सकते हैं। शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि बात आपकी है, आपके पशुओं की है, आपकी जेब की है और आपकी सेहत की है। हर मंगलवार और गुरुवार मैं आपसे यहां मिलता हूं, ये भी याद रखना है। बहुत ख्याल रखिएगा अपना।